ओके, हेलो एवरीवन। सॉरी, लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को। लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी भाई, ठीक है, वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स को, इस क्लास को दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 78 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, और जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए थे अब ज्वाइन कर लें। ओके, तो 79 नंबर क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। जो भी मैंने पहले क्वेश्चन करवाए हैं उसकी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी इसी ऐप में, तो उसमें आप देख लेना बेटा। ओके धीरज, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइम 79 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। तो 79 क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल पाइप कैरीज वाटर फ्लोइंग एट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसके अंदर वेलोसिटी मतलब जो फ्लो कर रहा है पानी उसके अंदर वो 10 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। स्टैटिक प्रेशर गेज रीडिंग एट इनलेट एंड आउटलेट आर 3 एंड 2.6 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द हेड लॉस इन द पाइप इज, तो हेड लॉस कितना होगा पाइप में। ठीक है, जो बच्चा कर सकता है उसको कर ले। सॉरी बच्चे, जो बच्चे ऐड नहीं कर पाए था जिनको मैं कोर्स में, मैं एक्चुअली इस कोर्स को ऐड नहीं किया था क्लास में, तो उनको दोबारा कर दिया मैंने। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। आपको ऑप्शन दे रहा हूं और उस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देना, नहीं तो मैं आपको करवाई दूंगा बेटा। ठीक है, नहीं तो मैं तो करवाई दूंगा। चलिए आप जल्दी से बता दीजिए। तो हमारे पास पहली बात तो हमारे पास क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, ओके, और इसमें क्या है, पानी पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, और कितनी स्पीड पे, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। और इसके स्टैटिक प्रेशर गेज की रीडिंग, मतलब यहाँ पे एक रीडिंग ले रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, और एक ले रहे हैं हम यहाँ पर, और इसकी आ रही है हमारे पास यहाँ पे इनलेट पे आ रही है 3 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कितनी आ रही है 2.6 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रही है। ये दो हमारे पास स्टैटिक प्रेशर की वैल्यूज आ रही हैं। तो अब हमारे पास हेड लॉस बताना है। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है बेटा, इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो हमें किस तरह से करना है बेटा। अगर आप देखोगे तो हमारे पास P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस प्लस Z1 इक्वल टू क्या होता है, P2 स्क्वायर P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस HL, हेड लॉस। HL क्यों, क्योंकि रियल फ्लूइड। हेड लॉस क्योंकि ये हेड लॉस पूछ रहा है, हेड लॉस किस में होगा, रियल फ्लूइड में होगा ना। तो मेरे पास बेटा अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो उसके कारण हाइट का चेंज कोई टेंशन नहीं है। हाइट जो Z1 है, Z1 और Z2 सेम होगा तो Z1 Z2 कट जाएगा, और वेलोसिटी हमारे पास चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम एरिया का चेंज नहीं बोल रहे हैं। एरिया का चेंज होगा तभी हम एरिया वेलोसिटी का चेंज देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी की चेंज की भी टेंशन नहीं है। रह क्या गया हमारे पास, P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी इजिकल टू HL। बस हेड लॉस हमें ये देखना है। लेकिन P1 है कितना, P1 है हमारे पास 3 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको चेंज करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई करो, ये न्यूटन में चेंज कर देगा। मतलब अगर आपको किलोग्राम फोर्स कहीं पे लिखा है 9.81 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो न्यूटन बन जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्म फाइनली हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस यही एक चीज पता होनी चाहिए थी इसके, बाकी कुछ नहीं था इस तरह के क्वेश्चन में। ये उठाइए यहां लिखिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये P2 भी देख लीजिए, P2 कितना आ जाएगा, ये अगर 2.6 इंटू 9.81 इंटू 10⁻⁴, तो ये दो चीजें तो कॉमन निकल सकती हैं, इसकी टेंशन नहीं है हमें। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, तो 3, ओके, -2, और कॉमन में 2.6 है, सॉरी 2.6, और कॉमन में क्या आ जाएगा बेटा 9.81 इंटू 10⁻⁴, ये कॉमन में आ जाएगा। और नीचे अगर आप देखोगे रो किसका, पानी का रो कितना होता है 1000, और जी कितना होता है हमारे पास 9.81, ये हमारे पास वैल्यू होती है। और अगर आप देखोगे इसमें से जो कट सकता है भाई साहब काट दीजिए, 9.81 कट रहा है, 3 ये 1 रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा हमारे पास 3 -
2.6 इंटू 10 कर दीजिए बस, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा 4 मीटर ऑफ वाटर बन जाएगा, 4 मीटर ऑफ वाटर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जिनको नहीं समझ आया तो मुझे पूछ लो बेटा। धीरज, विदुष, शिवांश, जो भी बच्चे लाइव हैं, अनीश, प्रमोद, विनोद, ये सारे बच्चे, सरस्वती, सारे बच्चे एक बार, अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मेन में आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन है आसान, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। था क्या, फाइनली कुछ भी नहीं, फाइनली कट के कुछ भी नहीं रहना, मतलब 9.81 से 9.8 कट रहा है, कुछ भी नहीं रह जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इवेपोरेटर प्रेशर ऑन अ सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये मेरा बच्चा हमने सारा कुछ किया हुआ है कि अगर कम करें, वेपर प्रेशर कम कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, इनके कारण क्या होगा। तो टेम्परेचर इन कंडेंसर इज इंक्रीज, कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास, ये रीजन इसका ये हो जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, किसका, कंडेंसर का इंक्रीज कर जाएगा, ये होगा। या हमारे पास एक्सपेंशन डिविएट फ्रॉम आइसेंथैल्पिक, एक्सपेंशन जो है वो आइसेंथैल्पिक नहीं रहेगी, कंप्रेशन वर्क रिक्वायर्ड इज रिड्यूस, कंप्रेशन वर्क कम हो जाएगा, या देयर इज अ रिडक्शन इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रिडक्शन हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरा बच्चा अगर आप पीएच डायग्राम इसका बना के देखते हो ना, पीएच डायग्राम, तो पीएच डायग्राम में सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है हमें। तो जब हम इसका डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है बेटा, ये इस तरह से अंदर की ओर जाता है, तो आप देखोगे कर्व जो है वो अंदर की ओर इस तरह से जाती है। और मेरे पास जब मान लीजिए सिंपल था, हमारे पास ये प्रेशर था, और फिर कंप्रेशन किया, फिर यहाँ पे आए, ठीक है, फिर यहाँ पे आए, और फिर आइसेंथैल्पिक ये बन गया, आइसेंथैल्पिक ये बन गया, तो मेरे पास ये वाली लाइन रहने देते हैं और बाकी बना देते हैं। ये कर्व बन रही है, ठीक है, ये कर्व बन रही है इस तरह से, इस तरह से। बात समझ आ गई। ये था आम नॉर्मल था। हमने क्या किया, वेपर जो हमारे पास इवेपोरेशन का जो प्रेशर था वो कम कर दिया। कम करने से होगा क्या, कम करने से ये देखिए डिक्रीज कर जाएगा। ये देखो पहले इतना इतना ज्यादा 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 थोड़ा सा कम हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, रिडक्शन आ गया, डिक्रीज कर गया, और कंप्रेशन वर्क बढ़ गया। देखो कंप्रेशन अब इतना करना पड़ रहा है, कंप्रेशन बढ़ गया। कंप्रेशन यहाँ पे कह रहा है कि देखो रिक्वायर्ड इज रिड्यूस, नहीं रिड्यूस थोड़ा ना होगा। एक्सपेंशन डेविएट्स फ्रॉम आइसेंथैल्पिक, वो एक्सपेंशन वाली प्रोसेस में आइसेंथैल्पिक वही रहता है, वो आइसेंथैल्पिक ही रहेगा। ये देखो ये एंथैल्पी कांस्टेंट ही रहेगी, यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर इन कंडेंसर इज इंक्रीज, देखो टेम्परेचर यहाँ पे कहाँ चेंज होगा, नहीं चेंज होगा हमारे पास, ये चेंज नहीं होगा हमारे पास। जब पीएस डायग्राम बनाओगे उसमें भी आपको टेम्परेचर का पता लग जाएगा। सिर्फ क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इफेक्ट में कम हो जाएगा। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चा, चलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। Conventionally in domestic refrigerator the coils tubes at its back, तो अगर कहता है इनकरेक्ट बताना है, देखो इनकरेक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो पीछे वाली कॉइल्स होती है उसमें क्या डैश, क्या डैश है, कैरी चिल्ड वाटर, उसके अंदर ठंडा पानी होता है, कैरी रेफ्रिजरेटिंग फ्लूइड होता है उसके अंदर, सर्व्स एज अ कंडेंसर, या रिजेक्ट हीट टू द एटमॉस्फेयर। एक का इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो आप बताइए बेटा, ये तो आप बताइए। ठीक है, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 81। ठीक है, ऑप्शन आप बता दीजिए। लीजिए बेटा, आसान सा क्वेश्चन है तो इसको आप बता दीजिए। शाबाश शाबाश। कैरी चिल्ड वाटर नहीं, हमारे पास उसमें कोई चिल्ड वाटर तो होता नहीं है, तो ये ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। उसमें मतलब इनकरेक्ट है, तो हमारे पास ये होता ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 0.04 मीटर क्यूब, अगर कहता है कि वेसल है उसका वॉल्यूम है 0.4 मीटर क्यूब। अब यहाँ ये एक बार डाउट था एक मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे एक स्टूडेंट का एक डाउट था, ये मैंने उस क्वेश्चन में करवाया था, ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी करवा रखा है, तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ तो बता देना, आपको मैंने ये करवाया था, याद करो आप। ठीक है, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, द मास ऑफ लिक्विड इज 5 किलोग्राम, फाइंड द मास ऑफ वेपर इन द मिक्सचर। तो वेपर का मिक्सचर मतलब हमारे पास मास ऑफ वेपर बताना है मिक्सचर के अंदर, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, आप एक बार वीडियोस में जरूर देखें इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे। फॉर एन आइडियल डिफ्यूजर, अगर कहता है कि एक डिफ्यूजर है, उसके अंदर स्टेडी फ्लो हो रहा है, इफ mcv इज द मास ऑफ एयर इन इट्स कंट्रोल वॉल्यूम, अगर mcv क्या है, मास ऑफ एयर, उसके अंदर एयर है, उसके बारे में है, तो हमारे पास बताइए क्या होगा देन। डेल्टा ecv मतलब एनर्जी कंट्रोल वॉल्यूम में लेस देन 0 होगा, एंड डेल्टा ecv मतलब एनर्जी कंट्रोल जो होगा, चेंज इन एनर्जी होगा, वो हमारे पास क्या चेंज जो होगा, ये ecv क्या है, चेंज है, और कौन लेस देन 0 होगा, ये हमारे पास होगा। या हमारे पास डेल्टा mcv 0 होगा और डेल्टा mcv चेंज इन मास पर यूनिट, डेल्टा mcv 0 होगा। तो हमारे पास जल्दी से आप इसका बता दीजिए, जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए। एनीवन, किसी को कोई आंसर इसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में 83? लीजिए बेटा, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपने कभी पढ़ा है ये क्वेश्चन तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एनीवन, ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए बेटा, कंट्रोल वॉल्यूम, डिफ्यूजर क्या होता है, जब हमारे पास एरिया बढ़ जाता है, इस तरह से हमारे पास डिफ्यूजर होता है बेटा। अगर कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब हमारे पास उसमें ना तो और कोई चीज आ रहा है, मतलब और कोई चीज आ रही है, ना उसके अंदर हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम उसके अंदर है। तो उसके अंदर जो है कि बेटा मास का कोई भी चेंज नहीं होगा, मास ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, तो हमारे पास चेंज ऑफ मास जो होगा वो 0 होगा। वो क्या होगा, 0 होगा। ये चीज बहुत मेन है बेटा, डेल्टा mcv चेंज इन मास जो होगा वो 0 होगा। तो हमारे पास ये जो 0 होगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सी नहीं है, बी है बेटा, बी हमारे पास राइट आंसर है। A 20 मीटर हाई डैम इज फिल्ड विद वाटर, कहता है कि एक 20 मीटर ऊंचा कोई डैम है, ये रहा 20 मीटर ऊंचा, हम बना लेते हैं बेटा, डैम है और फिल्ड विद वाटर, पानी इसके ऊपर, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, लीजिए बेटा, पानी भर दिया हमने 20 मीटर हाइट तक का, लीजिए, ओके, अप टू टॉप तक भरा हुआ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल डैम वॉल, तो हमारे पास कहता है वर्टिकल डैम जो है वो, जो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि उसने एरिया भी बता दिया, देखिए हाइट बता दिया और ये बता दिया, इसका विड्थ भी बता दिया, ये वाला विड्थ भी बता दिया बेटा, ये रही विड्थ। तो ये विड्थ जो है वो कितनी दे रखी है, ये विड्थ है हमारे पास 25 मीटर, 25 मीटर की विड्थ है। तो हमारे पास क्या है कि इसके बारे में बताना है आपको कि फोर्स कितना एक्ट करेगा, फोर्स कितना एक्ट करेगा, जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता तो मैं तो हूं बेटा 84 का। लीजिए बेटा 84 का जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बेटा, आसान सा क्वेश्चन है इसलिए आसानी से हो जाएगा आपका, आसान सा क्वेश्चन है ये। हाँ जी बेटा, चलो, तो मेरा बच्चा होगा क्या, जब हम देखते हैं कि ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन वो फोर्स कहां पर एक्ट कर रहा है, तो हम देखेंगे ये वॉल है, तो हम इसका एक देखो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है सीपी, अगर तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर की कोई वैल्यू दे रखी है तो बहुत अच्छा है कि सीपी पे हमने एक्ट कराना होता है, अगर इस तरह से पानी कहीं पे एक्ट करता है वो सीपी पे एक्ट करता है, लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट कहीं पे ढूंढेंगे, सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे कि सेंटर पॉइंट हमारा वो कहां पे एक्ट कर रहा है, सेंटर पॉइंट पे कहीं पे एक्ट कर रहा है। अगर हम सीपी ना मिले, सीपी के लिए बहुत कुछ चाहिए, एक्स बार चाहिए, ए चाहिए, हमारे पास जी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तो इतना कुछ नहीं है, हम क्या करें उसके लिए, उस केस में हम क्या करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए प्रेशर, प्रेशर क्या होता है,
फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं एरिया को इधर ले जाऊं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। अब मेरे पास बेटा प्रेशर अगर देखा जाए तो प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, पानी के कारण प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, वो कैसे निकाला जाए। तो वो हम कैसे निकालेंगे बेटा, रो जी एक्स बार, बस और कुछ नहीं, इतना सा हमें पता होना चाहिए, रो जी एक्स बार। अब एक्स बार क्या है, एक्स बार है 20 मीटर का हाफ, बस 20 मीटर का हाफ। तो एक्स बार क्या आ जाएगा, 20 का हाफ मतलब 10, बस और कुछ नहीं बेटा, और कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला, और चीज हमें बस बाकी सब कुछ पता है। और रो क्या है 1000, जी क्या है 9.81, एक्स बार क्या आ गया 10, एरिया क्या आ गया 20 इंटू 25, लीजिए मेरा बच्चा कैलकुलेशन कर लीजिए और आंसर कर लीजिए इसका। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास रो जी ए एक्स बार बस यही पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो हमारे पास जी का वैल्यू अगर हमारे पास, हाँ इसमें कहीं और ना जी यूज किया हुआ है, देखो जी यहाँ पे यूज किया हुआ है, जी यहाँ पे यूज किया हुआ है, अगर कहीं पे जी यूज किया तो इसको 9.81 से मल्टीप्लाई मत करना, जी रख लेना बस इसे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा बेटा 25 गुना 50 मतलब 25 500, तो 5 और ये आ जाएगा बेटा 5 जी मेगा मीटर, ये आ जाएगा। अब दिमाग देखो, अब जी जानबूझ के उसने 9.81 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, सिर्फ जी रख दिया। अब 5G अगर देख ले तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि ये जी कहां से आ गया, मेगा क्या आ गया 10⁻6, तो 10⁻6 कहां, 1 2 3, 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, ये 500 होगा तो 6 जीरो हो जाएंगे, तो 6 जीरो और 5G मेगा न्यूटन बन जाएगा। चलिए आगे, the air fuel ratio used in normal operation of SI and CI इंजन, तो SI और CI इंजन में एयर फ्यूल रेशियो यूज किया जाता है, तो वो बताइए, एक्सेस एयर फॉर CI एंड अराउंड स्टाइकोमेट्री फॉर SI। कहता है कि CI इंजन में एक्सेस एयर दी जाती है और SI में स्टाइकोमीटर रखा जाता है। वेरी रिच मिक्सचर फॉर SI एंड लीन मिक्सचर फॉर CI। कहता है रिच मिक्सचर हमारे पास होता है SI का और लीन मिक्सचर होता है CI का। यहां अराउंड स्टाइकोमीटर फॉर बोथ, दोनों में स्टाइकोमीटर या एक्सेस एयर फॉर CI एंड SI। चलिए इसका बता दीजिए बच्चे, एक तो ना बच्चे भागना शुरू कर देते हैं जब, एक तो आप बेटा पार्टिसिपेट नहीं करते बच्चे, ऐसा बुरा हाल है, फिर कहते हैं सर हमारा रिजल्ट नहीं बनता। रिजल्ट कहां से बनेगा बेटा, जो 1-1.5 घंटे की क्लास है वो भी हमने नहीं अटेंड करनी, तो रिजल्ट कहां से बनेगा। उसमें भी हमें ये होता है कि सर आधी क्लास अटेंड करेंगे फिर हम भाग जाएंगे, यही आप मेरे सामने बैठे होगे तब तो पता लगे। ठीक है, तो मेरा बेटा ए इज द राइट आंसर। एक्सेस एयर इन सीआई इंजन में एक्सेस एयर देते हैं, लेकिन उसके अंदर एसआई में स्टोइकोमेट्रिक रखते हैं, उसमें ज्यादा नहीं रखते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। अगर आप देखोगे मिक्सचर जब होता है ना, ये देखिए मोस्ट हाइड्रोकार्बन स्टाइकोमेट्रिक एयर रेशियो होती है 15:1, लेकिन ये रखते हैं एसआई में रखते हैं, सीआई में नहीं रखते। सीआई में हमारे पास देखिए 18 एक से लेके 80 एक तक जा सकता है, देखिए तो हमारे पास, इसलिए सीआई इंजन जो होता है डीजल इंजन में जब देखते हो हमारे पास उसमें एफिशिएंसी का भी डिफरेंस हमें दिखता है, एफिशिएंसी का डिफरेंस हमें दिखता है। चलिए आगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अरे भाई इनकरेक्ट बहुत आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन irreversibility is introduced into desired isentropic compression in an air compressor by, कहता है irreversibility होती है, ठीक है, इंट्रोड्यूस की जाती है डिजायर्ड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में, तो वो कैसे होती है, रैपिड, उसमें इनकरेक्ट बताना बेटा, उसके कारण हमारे पास क्या होता है, बाय रैपिड कंप्रेशन के कारण हीट लॉस फ्रॉम कंप्रेशन वॉल, मैकेनिकल लॉसेस इन बेरिंग, या फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड सिलेंडर वॉल्स। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि इरिवर्सिबिलिटी का कारण क्या, मतलब क्या कारण हो सकता है, तो इसमें से क्या कारण नहीं, मतलब इनकरेक्ट बताना है आपको। 86 का है ना, 86 हो गया ना ये, 86 ओके, 86 का लीजिए बेटा। चलिए 86 का बताइए, शाबाश जल्दी से, ABCD ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो बेटा ये क्या है,
आप जब देखोगे तो हमारे पास इरिवर्सिबिलिटी का कारण क्या होता है, रैपिड कंप्रेशन कर दोगे, अचानक से कंप्रेशन करोगे तो वो भी इरिवर्सिबिलिटी का कारण बनता है, हीट लॉस भी बनता है और फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड सिलेंडर वॉल्स भी बनता है, लेकिन मैकेनिकल लॉसेस इन बेयरिंग, बेयरिंग के कारण नहीं। बेयरिंग अलग चीज है, बेयरिंग कहीं पे कोई लॉसेस हो रहे हैं वो अलग चीज है, यहां पे जो हो रहा है कंप्रेशन के कारण वो इसमें नहीं आ रहा। बेयरिंग अलग चीज है, बेयरिंग में हमारे पास लॉसेस में वहां कहां से गया मैकेनिकल लॉसेस में, बेयरिंग तो फायदा देगा हमें, तो उसमें नहीं होगा, बाकियों में हमारे पास होगा। चलिए आगे 87 का, इन वन डायमेंशनल फ्लो field in a pipe, the fluid velocity is given by this, u is equal to x plus 2t, where t is time, flow pipe is, flow जो है पाइप में कैसा है, कहता है कि वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की दे रखी है, आपको क्या बताना है कि फ्लो कैसा है, अनस्टेडी है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्टेडी है, स्टेडी है, यूनिफॉर्म है, या अनस्टेडी है, नॉन यूनिफॉर्म है, या स्टेडी है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसका राइट आंसर बता दीजिए 87 का, लीजिए बेटा, हमें राइट आंसर बताना है इसका 87 का, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए बेटा, कोई आइडिया है, मतलब सुना भी है इसके बारे में या नहीं सुना हुआ? चलिए, नहीं, चलो देखिए मेरा बच्चा, हम अगर देखेंगे तो एक इक्वेशन दे रखी है u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2t, अगर वो कहता है कि t की वैल्यू अगर डालते हो, t की वैल्यू डालते हो तो हमारे पास ये u चेंज हो जाएगा, मतलब t जैसे जैसे चेंज होगा, t1 होगा तो u कुछ आएगा, t जब 2 आएगा तो भी u कुछ आएगा, तो हमारे पास टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और x क्या है हमारे पास, क्या है डिस्टेंस, मतलब जगह के हिसाब से, x क्या है हमारे पास, जगह मतलब कहां पे है हमारे पास, लोकेशन के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, x अगर 1 है तो भी वेलोसिटी चेंज है, x अगर 2 है तो भी वेलोसिटी चेंज है, मतलब टाइम के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है वेलोसिटी, और जगह के हिसाब से भी हमारी स्पेस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रही है। जब ऐसे होता है चेंज तो अनस्टेडी होता है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। बस इतनी सी बात समझनी थी बेटा इसके अंदर, कुछ भी नहीं, कि टाइम अगर डालोगे तो भी यू चेंज हो रहा है, एक्स अगर डालोगे तो भी यू चेंज हो रहा है, तो मतलब टाइम और स्पेस के कारण चेंज हो रहा है, तो मतलब अनस्टेडी भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है, ना तो ये स्टेडी है ना ये यूनिफॉर्म है, इसलिए हमारे पास राइट आंसर है। The rim of bicycle wheel with mass m mass है, at a radius r rotate with the angular acceleration alpha, which statement give parameter correctly, तो सही इसमें से कौन सा है, mass moment of inertia is mr square, बेटा I क्या होता है, mr square होता है, तो मेरा बच्चा ये हमारे पास सीधा दिख रहा है हमें, its angular momentum is mr square, नहीं बेटा, बट ये नहीं होता, तो A is the right answer, ये हमारे पास पहले ही राइट आंसर इन्होंने दे दिया, तो मेरे पास हमारा सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, I is equal to mr square होता है हमारे पास, बट इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ mr by 2.5 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन r स्क्वायर नहीं, हम नहीं। चलिए, द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन BSFC, ठीक है, ये क्या होता है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, कि अगर 1 किलोवाट आर की हम पावर जनरेट करेंगे तो कितने ग्राम फ्यूल लगेगा। देखो, डीजल इंजन में 1 किलोवाट आर अगर पावर प्रोड्यूस करनी है, हमें एनर्जी देनी है, तो 200 ग्राम का फ्यूल लग रहा है, तो इसे ही कहते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। इफ द कैलोरीफिक वैल्यू इज 40 मेगाजूल पर किलोग्राम, द ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज, तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी, क्या बेटा 87, ए और सी सेम है क्या, ए और सी 87 का, 87 का अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बेटा बस हाँ सेम दे रखा बेटा, ए और सी दोनों सेम दे रखे हैं, तो एक ही बात है, लेकिन वो गलती टाइपिंग में गलती है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप इसको स्टेडी मान लेना बस, स्टेडी, हाँ वो कोई ना कोई हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो ए मतलब हमारे पास अनस्टेडी है और नॉन यूनिफॉर्म है, बस ये आपको याद करना है। चलिए आगे, चलो इसके बताइए बेटा, धीरे जब तो है क्लियर, चलो इसका करके देखो,
इसका करके देखो क्या होगा। तो हमारे पास BSFC क्या है वो दे रखा है, और कितने हमारे पास 0.2, हमारे 0.2 दे रखा है, मतलब हमारे 200 ग्राम दे रखा है, किलोग्राम में देखो तो 0.2 बन जाएगा, 0.2 बन जाएगा। उसके थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा आपको। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना है। बीपी मतलब ब्रेक पावर कितनी है, अपॉन हमारे पास कितना फ्यूल लग रहा है, मास ऑफ फ्यूल कितना लग रहा है, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। जस्ट ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर देखो तो ब्रेक पावर हमें पता होना चाहिए, ये सब कुछ हमें पता नहीं चाहिए। इसका करके देखो बेटा, इसको करके देखो 89 का, लीजिए 89 का करके देखो, ABCD लीजिए ऑप्शन है आपके पास, इसको करके देखिए बेटा। जल्दी से करिए बेटा, किलोवाट में हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमें पूछा हुआ है। ब्रेक पावर जो है वो किलोवाट में पता होना चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम है सारी इसमें, और कुछ नहीं है। ब्रेक पावर जो है वो किलोवाट में निकालनी है। पहले एक हिंट देता हूं कि ब्रेक पावर जो है वो किलोवाट में होनी चाहिए, और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं पूछी गई है। ठीक है जी, चलिए करें बेटा, करें। चलो देखो, अगर मेरे पास दो, ये हमारे पास BSFC ये दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 200 ग्राम पर किलोवाट आवर, ये दे रखा है। लेकिन हम अगर देखें इसको किलोग्राम में बनाए तो 0.2 किलोग्राम बन जाएगा बेटा, 0.2 बन जाएगा किलोग्राम, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अगर इसको किलोवाट सेकंड में चेंज करना हो तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं बेटा, 3600 सेकंड होते हैं। तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूं, 0.2 किलोग्राम 3600, ठीक है 3600 बन गया। अब ये किलोवाट सेकंड बन गया। ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमने इसको एज ए बीपी यूज करना है। बीपी मतलब ब्रेक पावर की तरह, ये ब्रेक पावर है, इतनी ब्रेक पावर है हमारे पास, क्योंकि हमें क्या है पर ब्रेक पावर होता है, मतलब ये BSFC का अगर मतलब नहीं पता तो आप नहीं कर सकते बेटा। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन अगर आपको नहीं पता तो नहीं कर सकते। ये क्या होता है, BSFC क्या होता है कि कितनी एक मतलब कितना फ्यूल बर्न कर रहे हो, फ्यूल कितना बर्न कर रहे हो, बर्न कर रहे हो एक, अगर हमारे पास 1 BP की पावर अगर मिल रही है, ब्रेक पावर मिल रही है, 1 BP की पावर मिल रही है, और वो BP की पावर जो है हमारे पास किलोवाट आवर में दे रखी, हमने बस इसको चेंज कर लिया। बस इसको उठा के बेटा यहां लिख लो, ब्रेक पावर कितनी आ गई 3600, मास ऑफ फ्यूल कितना है हमारे पास, कि फ्यूल हमारे पास बर्न कितना हो रहा है, वो हो रहा है 0.2 हमने देखा, ये रहा 0.2, ठीक है 0.2 किलोग्राम यूज हो रहा है, और 1 किलोग्राम जलाने पे कितनी बन रही है, 40 मेगाजूल, 40 मेगाजूल। लेकिन इसको क्या कर देंगे हम, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किलो जूल बन जाएगा, बस दैट्स इट। मेरा बच्चा, हम बातों को इस तरह से ही समझेंगे धीरे धीरे, क्वेश्चन को जैसे जैसे करते जाओगे उतना आपको समझ आते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद ये करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ MCQ से भी काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। पिस्टन पिन इज यूज्ड टू कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन इसीलिए यूज करते हैं। पिस्टन रिंग आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट गैसेस फ्रॉम ऑफ कंबस्टन फ्रॉम लीकिंग आउट, लीक करने से बचाता है। सुटेबल थिकनेस ऑफ टॉप ऑफ द पिस्टन इज नीडेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट बेयरिंग एरिया ऑफ द साइड लोड, साइड लोड के लिए हम थिकनेस देते हैं। ऑयल रिंग्स आर प्रेजेंट टू सील द कंबस्टन स्पेस फ्रॉम द लीकेज, ऑयल रिंग को हम यूज करते हैं। तो ये आसान क्वेश्चन आ गया बेटा 90 का आसान क्वेश्चन आ गया। तो आप देखोगे सब में, हम देखो पिस्टन पिन हमें पता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। पिस्टन रिंग भी हम यूज करते हैं, ऑयल रिंग भी हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता कि सुटेबल थिकनेस हम यूज करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा ठीक है, सर का देखें, सर की क्लास है या नहीं,
जस्ट होल्ड ऑन, नहीं तो हम 10 क्वेश्चन और रहेंगे वो भी कर लेंगे। चलिए चलो आगे करते हैं, और सर जब आएंगे देखी जाएगी। स्ट्रीम ट्यूब रिप्रेजेंट्स, तो स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है? स्ट्रीम ट्यूब आप देखोगे तो हमारे पास क्या होता है बेटा, जब हम देखते हैं कि ये स्ट्रीम लाइंस होती हैं, ये स्ट्रीम लाइंस है, इसके कारण एक ट्यूब बन जाती है, तो हम ये क्या होती है, स्ट्रीम ट्यूब बोल देते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम ट्यूब बोल देते हैं। देखिए, अ लाइन ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, and imaginary line tangent to which at a point gives the direction of velocity, an open channel, an imaginary tube formed by group of streamline passing through the area in flowing fluid. So D is the right answer. D is the right answer. JK SSB JE के कुछ MCQ करवा दो सर। बेटे देखो विदुष, एक चीज आपको मैं हमेशा क्लियर कर दूं, जो भी एमसीक्यू होते हैं चाहे वो किसी भी जेई के एग्जाम के हो, ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं और से पूछे जाएंगे। आपने सिर्फ इतना देखना है जेके एसएसबी का कि मोस्टली किसमें से पूछे जाते हैं, मोस्टली। ठीक है, अगर जैसे मैं एसएससी जेई का हमने निचोड़ निकाला है कि थर्मल हमने पढ़ना है और फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और जब आरआरबी आएगा तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ज्यादा पढ़ना है, तो जेके एसएसबी में जस्ट सिर्फ इतना निकाल लीजिए कि हमने मेनली फोकस किस पे करना है। लेकिन है तो बातें तो यही आएंगी, क्वेश्चन वही आएगा, चाहे वो जेके का आए, चाहे वो हमारे उत्तराखंड का आए, चाहे हिमाचल का आए, किसी का भी आ जाए, बातें वही रहती हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं। लेकिन बस बच्चों को वहम है कि सर कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। चलिए, तो हमारे पास डी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, ये होता है बेटा स्ट्रीम ट्यूब, इसे हम कहते हैं, स्ट्रीम ट्यूब हम इसे कहते हैं। तो हमारे पास जब बहुत सारी लाइंस, हमारे पास स्ट्रीम लाइंस होती हैं, वो लाइंस जुड़ के हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब बना देती हैं, स्ट्रीम लाइंस को जोड़ जोड़ के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए। Pure refrigerant vapor is obtained from the condenser in a vapor absorption cooling system. प्योर रेफ्रिजरेंट वेपर जो है वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं कंडेंसर में से? प्योर कंडेंसर बाय एक्सचेंजिंग हीट टू द वीक अमोनियस वाटर सॉल्यूशन, बाय फीडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल रिजर्वायर, डायरेक्टली फ्रॉम द इवेपोरेटर, बाय सप्लाइंग हीट टू द जनरेटर वेयर अमोनिया गेट रिलीज। तो अमोनिया जहां से रिलीज होता है वो हम करते हैं। चलिए इसमें से बता दीजिए। ठीक है, 92। चलिए हाँ जी विनोद जी, काफी लेट हो गए, थोड़ा लेट नहीं हुए, बहुत ज्यादा लेट हो गए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 92 का। तो मेरा बेटा प्योर रेफ्रिजरेंट वेपर कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? जब हम हीट देते हैं जनरेटर को, जनरेटर को जब हीट देते हैं तो वहां से अमोनिया रिलीज होता है, अलग से रिलीज होता है। चलिए डी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है। इन ला माउंट हाई प्रेशर बॉयलर, तो स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स विद हाई फ्लूइड वेलोसिटी आर यूज्ड टू ऑब्टेन हाई हीट ट्रांसफर, तो हम स्मॉल ट्यूब्स का यूज करते हैं। रेडिएंट एज वेल एज कन्वेक्टिव इवेपोरेटिव ट्यूब्स आर यूज, दोनों यूज होती हैं। रेडिएशन इज द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टू द वाटर, या स्मॉल डायमीटर वाटर ट्यूब्स आर यूज्ड गिविंग लेस वेट। ठीक है, पोल रिजल्ट तो टाइम से पहले हो गया? नहीं मेरे बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी। टाइम तो प्रॉपर चलता है बेटा, टाइम प्रॉपर चलता है।
चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए बेटा 93 का। 93 का इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है आपको। तो हमारे पास क्या होता है, तो इसमें देखेंगे बेटा स्मॉल डायमीटर यूज करते हैं, हाँ बेटा स्मॉल डायमीटर इसमें यूज करते हैं ताकि हाई फ्लूइड वेलोसिटी रहे। रेडियंट और कन्वेक्टिव वेपोरेटिंग ट्यूब्स यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। स्मॉल डायमीटर वाटर ट्यूब्स आर यूज गिविंग लेस वेट, तो ये भी ठीक है। तो सी नहीं है, रेडिएशन इज द ओनली वाटर हीट ट्रांसफर, ये नहीं है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर। चलिए द गवर्नर इन हाइड्रो पावर प्लांट इज, ये क्या करता है गवर्नर, रेगुलेट्स द फ्लो रेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर टू कंट्रोल टर्बाइन आरपीएम, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उसको आरपीएम को। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द हेड ऑफ वाटर फेड टू द टर्बाइन, हेड कम करने के लिए। इज मैनुअली ऑपरेटेड, मैनुअली ऑपरेट होता है। अनएबल रैपिड क्लोजर ऑफ द नोजल ऑफ द इंपल्स टर्बाइन टू रिड्यूस आरपीएम, क्या करता है गवर्नर, गवर्नर क्या करता है। चलिए इसका राइट आंसर देने आप 30 सेकंड बेटा, पढ़ तो आपने लिया ही है पहले। लीजिए 30 सेकंड आपके पास, इसको क्लिक कर दीजिए। 94 का, 94 का हाइड्रो पावर प्लांट में रेगुलेट क्या करता है, ये रेगुलेट क्या करता है ये। सो शाबाश, ए इज द राइट आंसर। रेगुलेट द फ्लो रेट, फ्लो रेट को कंट्रोल करता है, वाटर जो स्ट्राइकिंग करता है टर्बाइन के ऊपर उसको कंट्रोल करता है ताकि आरपीएम कंट्रोल कर सके, गवर्नर हमारा ये काम करता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अगेन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जिसको भी ये एग्जाम आया था ना बेटा, है ना, वो तो गया, वो पागल हो गया होगा इनकरेक्ट पढ़ते पढ़ते। इनकरेक्ट बताना ज्यादा मुश्किल है, करेक्ट बताना बहुत इजी होता है कि आपको तीन जो है वो गलत दिख रहे होते हैं कि यार ये भी गलत ही लगाया, हाँ आसान वाला ये ठीक है, ये बात इसके बारे में सुनी हुई है, लेकिन इनकरेक्ट बताना ज्यादा मुश्किल है। चलिए द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फ्लैट थिन शीट इमर्ज हॉरिजॉन्टली इन वाटर, कहता है कि एक मान लीजिए थिन शीट ऐसे इमर्ज की हुई है पानी के अंदर, ऐसे पानी है इसके अंदर हमारे पास थिन शीट है, तो उसके कारण क्या होगा, कैन वी कंसीडर टू पास थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे असर कर रहा है इसका। passes through a point that can be found by taking first moment of the area, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लेके एक्स वाई से कर सकते हैं। कैन बी कंसीडर टू पास थ्रू इट सेंटर ऑफ प्रेशर, सीपी पे करता है, और इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एज, तो ये एज पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 80 क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, 895 5 क्वेश्चन रह गए हमारे इसके 95 का। जी बेटा क्लिक कर दीजिए 95 पे। ये देख लीजिए बेटा, इतने इनकरेक्ट वाले एक, मतलब बहुत किस्मत बुरी होगी जिसकी उसको ये एग्जाम आया होगा, उसको ये एग्जाम मिला होगा, उसको पेपर ये मिला होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने इनकरेक्ट, हाँ मतलब बैलेंस रखना चाहिए बेटा, ये बड़ी गलत बात है। किसी शिफ्ट में आप इतने इनकरेक्ट डाल रहे हो, किसी में कैसा डाल रहे हो, ये थोड़ी सी गलत बातें हो जाती है। एक तो जनसंख्या इतनी है कि भाई एक बार में पेपर भी नहीं ले सकते सबका, ठीक है। चलो सो डी इज द राइट आंसर। डिस्ट्रीब्यूटर अलोंग द एजेस, एजेस पे नहीं होता बेटा, आप जब देखते हो तो ये अब नीचे पड़ा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीपी, ये सब कुछ इसके अंदर लेते हैं, लेकिन एजेस पे नहीं हमारा होता। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, जल्दी से इसको देखिए एक बार। इट इज गुड corrosion resistant ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम ज्यादा है हमारे पास, नॉट अ प्रॉपर्टी। It can be processed by powder metallurgy. Ferrite stainless steel are heat treatable. It is used for manufacture cooking vessel, food processing equipments. कैसे बनाने के लिए यूज करते हैं। 96 का लीजिए बेटा, आपके पास ऑप्शन है 96 का, लीजिए बेटा 96 का आंसर बता दीजिए। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी एक किया था, हमने थोड़ी देर पहले भी किया। देखो एक चीज देखो, स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछ रहा है, स्टेनलेस स्टील नॉट ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा फेराइट स्टेनलेस स्टील्स आर हीट ट्रीटेबल, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, ये हीट ट्रीटेबल नहीं होते, ये पहले भी क्वेश्चन आया, अभी थोड़ी देर पहले आया। सो सी इज द राइट आंसर।
Which item is not characteristics of cavitation in hydraulic turbine? हमारा इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नहीं पूछा है। इरोजन ऑफ मेटल, सरफेस पे करता है या नहीं। प्रेशर एट अ पॉइंट फॉल्स बिलो सैचुरेशन वेपर प्रेशर, उससे कम चला जाता है। वाटर हैमर कॉजेज शॉक वेव, या बबल मूव टू हाई प्रेशर एरिया एंड कोलैप्स। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये तो मतलब अगर आपने ज्यादा भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ आपने कैविटेशन सुना भी है मेरे से, तो भी आप कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए इसको राइट आंसर बता दीजिए 97 का। अगर आपने सुना भी है तो भी आप बता दोगे इसको, वो भी आप बता दोगे। देखो अगर आप देखोगे कैविटेशन, तो कैविटेशन में हैमरिंग एक्शन तो हम सुनते भी नहीं है ना। हैमरिंग एक्शन का, वाटर हैमर का तो सुनते भी नहीं है, तो वाटर हैमर वहां से कहां से आ गया? तो वाटर हैमर तो पहली बात तो खत्म। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 98 का देखिए, मैनोमेट्रिक टोटल स्टैटिक एंड फ्रिक्शन लॉस हैड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप आर 30, 19 एंड 10.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज, तो वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज कितना होगा? तो मैनोमेट्रिक टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन लॉस, ये सब कुछ दे रखा है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो 98 का लीजिए बेटा, 30 सेकेंड आपके पास, इसके क्लिक कर दीजिए 98 का। बस आपको करना क्या है, सिर्फ ऐड अप करना है और कुछ नहीं करना बेटा। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। 30 सेकेंड बस। चलिए बस, हो गया, हो गया। चलो, तो हमारे पास मेरे बच्चा इसके अंदर क्या होगा? अगर आप देखोगे दो तरह के हेड हमारे पास दे रखे हैं। दो तरह के कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो मैनोमेट्रिक हेड दे रखा है, अगर आप देखोगे ना, तो हमारे पास एक तो मैनोमेट्रिक हेड दे रखा है। अगर आप मैनोमेट्रिक हेड देखोगे, वो दो तीन की चीजों का एडअप करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग चीजों का एडअप होता है मैनोमेट्रिक हेड। क्या हमारे पास एक होता है स्टैटिक हेड, एक होता है सॉरी सक्शन हेड, एक होता है डायनेमिक, हमारे पास डिलीवरी हेड। हमारे पास सक्शन हेड होता है, हमारे पास यहाँ पे देखो, हमारे पास जहां से सक्शन करना है वो सक्शन हेड होता है, ये सक्शन हेड होता है। यहां से डिलीवरी हेड होता है, डिलीवरी हेड। तो हम सक्शन हेड को भी लॉसेस को देखेंगे और डिलीवरी हेड के लॉसेस को भी देखेंगे। तो हेड मतलब डिलीवरी हेड पे कितने लॉसेस हो रहे हैं, सक्शन हेड पे कितने लॉसेस हो रहे हैं, इन दोनों को देखोगे। ये दोनों मिलके स्टैटिक हेड बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड लॉस इसके कारण आता है, इन दोनों को मिलके। इसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा है? इसके अलावा दूसरा दे रखा है हमारे पास फ्रिक्शन लॉस हेड। फ्रिक्शन लॉस हेड में देखेंगे कि पाइप के अंदर जो सक्शन वाली पाइप है उसके अंदर फ्रिक्शन का लॉस, हमारे पास डिलीवरी वाली पाइप है उसके अंदर। तो हमारे पास इसके अंदर एडअप कर देंगे, और कौन सा एडअप कर देंगे? प्लस कर देंगे, कौन सा? फ्रिक्शन के कारण लॉस सक्शन में, फ्रिक्शन के कारण लॉस डिलीवरी में, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये वाले प्लस करके मिल गया मुझे टोटल स्टैटिक, ये वाला प्लस करके मिल गया फ्रिक्शन वाला। दो तरह के हमारे पास दे दिए, और मैनोमेट्रिक। अब तीसरा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ डिस्चार्ज पूछा है, वो कैसे निकलेगा? बस सिर्फ आपको वेलोसिटी वाला इसमें एड अप करना है, क्या? प्लस कर देना है VD²/2G, बस। दोबारा बता दूं, देखिए हमारे पास स्टैटिक हेड जो है, सॉरी मैनोमेट्रिक हेड जो है, मैनोमेट्रिक हेड वो किस किस को एड अप करके हमने देखना होता है? सक्शन हेड के कारण लॉस, डिलीवरी हेड के कारण लॉस, प्लस फ्रिक्शन हेड, फ्रिक्शन के कारण सक्शन पाइप में, और फ्रिक्शन के कारण लॉस जो डिलीवरी पाइप है, और प्लस होता है V²/2G। ठीक है, VD वाला, VD मतलब डिलीवरी वाली पाइप में वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है। हमारे पास मैनोमेट्रिक दे रखा है, ये दोनों मिला के स्टैटिक बनते हैं, ये दोनों बना के फ्रिक्शन वाले बनते हैं, तो वेलोसिटी रह गया, बस आपको वो निकालना है, वो निकालना है। देखिए बेटा, ये हमारे पास ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 19, ये मिला के दे रखा है 10.5, और ये रह गया V रह गया, बस VD निकालने वाला रह गया, इसको निकाल देना बेटा। ठीक है, इसको निकाल देना, जस्ट इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। 98 का आपके पास आंसर जो भी आएगा आपने मुझे जल्दी से बताना है। ठीक है, चलिए 99 करते हैं और 100 क्वेश्चन लास्ट एक करते हैं।
Which one of the following possible according to the second law of thermodynamics? Second law of thermodynamics के कारण क्या possible है? Spontaneous flow of heat from cold to hot, cold से hot जा सकता है, perpetual frictionless pendulum बन सकता है, spontaneous compression of gas without external work, या 100% conversion of quantity of heat into work. तो मेरा बच्चा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो याद रखें कि फ्रिक्शनलेस, ये परपेचुअल फ्रिक्शनलेस पेंडुलम एक टर्म है जिसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आप बता सकते हैं, ठीक है, ये बता सकते हैं, ये बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड, लास्ट क्वेश्चन में हमने एंथैल्पी के बारे में बातें की है, और ये क्या होगा, द एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर एंड स्टीम एट एग्जिट ऑफ द बॉयलर आर 73 एंड 2800। देखिए हमारे पास फीड वाटर हमारे पास है यहां से, और स्टीम बाहर निकल रही है यहां से था 73 किलो जूल पर किलोग्राम, और यहां पे हमारे पास है 2800 किलो जूल पर किलोग्राम, इतना है, ठीक है। स्टीम आउटपुट इज 1128 किलोग्राम पर आवर, एक घंटे में इतनी हमारे पास स्टीम आउटपुट हो रही है। द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन आपको बताना है। अब इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर दोगे बेटा, ठीक है बच्चे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और जल्दी से खत्म कर दीजिए इसको, जो कर सकता है वो तो करो, बाकी तो भाग जाते हैं क्लास छोड़ के, है ना, कोई फायदा नहीं यार, ऑनलाइन क्लासेस ऐसे मजा नहीं आता, जब तक आप सामने ना बैठे हो ना तब तक मजा नहीं आता। ऐसे कैसे भाग जाओगे छोड़ के, क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, और हम जैसे कहते हैं यार पढ़ लो, ठीक है। चलो, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का फॉर्मूला अगर हमें पता है वो क्या होता है, एम डॉट, मतलब एम डॉट में मास फ्लो रेट कितना हो रहा है। देखिए हमारे पास मास फ्लो रेट हमें पता है, मतलब स्टीम कितना फ्लो कर रहा है वो हमें पता है, 1128.5 कर रहा है, और हमारे पास एंथैल्पी का चेंज आउट पे और इन पे, ये, और हमारे पास एक नीचे डिवाइड करते हैं 2257 से, बस ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा। अब ये हमें पता है, ये हमें पता है, हमने वैल्यू डालनी है और आंसर लेना है। सो बी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। एम कितना है, एम है हमारे पास ये वाला, H2 कितना है ये वाला 2800, H1 कितना है 73, तो इससे आप कर लोगे, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, और कल दोबारा मिलते हैं, कल देखते हैं, आज फ्राइडे है, कल शायद मैं बता दूंगा क्लास लगनी है नहीं तो आप मंडे मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।